हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर एकत्र करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर किसी को यूजीसी नेट नहीं देना है फिर भी हमको जानने की बहुत ज़रूरी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और जो हिंदी का विद्यार्थी है वो भी इसको आराम से देख सकता है, क्योंकि जब अ, हिंदी हम किसी ग्रेजुएशन में लेते हैं, उम, अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, तो उसको भी जानने की बहुत ज़रूरी है कि कौटिल्य ने ऐसा क्या लिखा था जो इतना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कौटिल्य अर्थशास्त्र का हिंदी में संक्षिप्त रूपांतरण किया गया है। चलिए ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 1905 में एक घटना घटती है। उसी घटना के बाद हमको पता चलता है कि ये अर्थशास्त्र हमारे जो कौटिल्य जी ने लिखी थी वो कितना इम्पोर्टेंट था। तो 1905 में एक घटना घटती है। दक्षिण भारत के तंजौर जिला निवासी एक ब्राह्मण ने मैसूर गवर्नर प्राच्य पुस्तकालय में कौटिल्य अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति भेंट की। पुस्तकालय के तत्कालीन अध्यक्ष जो है राम शास्त्री ने इस प्रति का सूक्ष्म अध्ययन करके इसका प्रथम संस्करण 1909 में प्रकाशित किया और पुस्तक के साथ प्राप्त जो है भट्ट स्वामी की आंशिक टीका के आधार पर 1915 में इसका क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। तो इस घटना के तहत ही जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है प्रकाश में हमारे सामने आता है। आगे है, पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही भारत और पाश्चात्य देशों में हलचल सी मच गई, क्योंकि इससे पहले जो है पाश्चात्य लोग ये समझते थे कि भारतीय लोगों में शासन करने की कोई भी योग्यता नहीं है, इनमें किसी प्रकार के गुण नहीं है। लेकिन जब ये पुस्तक प्रकाशित होती है तब पाश्चात्य देशों के लोगों को पता चलता है कि ये लोग भी क्या है, शासन से संबंधित चीज़ें समझते थे। आगे है, इसमें शासन विज्ञान यानी कि जो है पॉलिटिकल साइंस समझ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के उन अद्भुत तत्वों का वर्णन पाया गया था, जिसके संबंध में भारतीयों को सर्वदा अनभिज्ञ समझा जाता था। पाश्चात्य विद्वान फ्लीट, जेली आदि ने इस पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहराई से इसको जाँचा और बताया कि अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बतलाया इन्होंने, फ्लीट और जेली ने। इसे भारत के इतिहास के निर्माण पर परम सहायक साधन स्वीकार भी इन्होंने किया, फ्लीट और जेली ने। इस पुस्तक की रचना आचार्य विष्णुगुप्त ने की थी, जिसे कौटिल्य या फिर अंशुल या फिर चाणक्य या फिर और भी उनके नामों से जो है उसको पुकारते थे। उन्हीं ने ये लिखा था। पुस्तक की समाप्त जब पुस्तक होती है तो कुछ ये बातें लिखी गई हैं, जैसे कि प्रायः भाष्यकारों का शास्त्रों के अर्थ में परस्पर मतभेद देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों को लिखा और स्वयं ही इसका भाष्य भी किया था। साथ ही ये भी लिखा कि इस शास्त्र यानी अर्थशास्त्र का प्रणयन उसने किया जिसने अपने क्रोध द्वारा नंदों के राज्य को नष्ट करके शास्त्र, शस्त्र और भूमि का उद्धरण किया। विष्णु पुराण में भी इस घटना की चर्चा है, तो याद रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अर्थशास्त्र की चीज़ें हमें कहाँ-कहाँ मिलती है। तो विष्णु पुराण में मिलती है। इस घटना की चर्चा इस तरह की गई है कि महापद्म नंद नाम का एक राजा था। उसके 9 पुत्रों में से 100 वर्षों तक राज्य किया। महापद्म नंद मतलब नंद वंश जो चला था उसमें 100 राजाओं ने राज्य किया। उन नंदों को कौटिल्य नाम के एक ब्राह्मण ने क्या कर दिया, सब तहस-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, मार दिया। उनकी मृत्यु के बाद ही मौर्यों ने पृथ्वी पर राज्य किया और कौटिल्य ने स्वयं प्रथम चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ और फिर उसके बाद अशोक वर्धन हुआ। नीति के फिर एक तो विष्णु पुराण हो गया, अब दूसरा जो है नीतिसार मिलता है, जिसके लेखक जो है कामदक थे। उन्होंने इस घटना की पुष्टि करते हुए लिखा कि इंद्र के समान शक्तिशाली आचार्य विष्णुगुप्त अकेले ही वज्र सदृश अपनी मंत्र शक्ति द्वारा पर्वत तुल्य महाराज नंद का नाश कर दिया था। उसके स्थान पर मनुष्यों ने चंद्रमा के समान चंद्रगुप्त को पृथ्वी के शासन पर अधिष्ठित कर दिया था।
विष्णु पुराण और नीतिसार इन सभी से ये पता चलता है कि विष्णुगुप्त कौटिल्य क्या थे? एक ही व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र में द्वितीय अधिकरण में 10th अध्याय के अंत में पुस्तक के रचयिता यानी कौटिल्य का नाम बताया गया है। आगे है इन सब शास्त्रों का अनुशीलन करके उनका प्रयोग भी जान करके कौटिल्य ने राजा चंद्रगुप्त के लिए एक शासन विधि मतलब शासन को किस प्रकार से चलाना चाहिए, क्या चीजें उनमें आवश्यकता होती हैं, इन सभी का लेखा जोखा जो है अर्थशास्त्र में किया है। पुस्तक के आरंभ में ही कौटिल्य येन कृत शास्त्रम तथा प्रत्येक अध्याय के अंत में इति कौटिल्य अ, शास्त्र लिखकर अंधकार में अपने कौटिल्य नाम को अधिक विख्यात किया है। जहाँ-जहाँ अन्य आचार्यों के मत का प्रतिपादन किया, अंत में इति कौटिल्य अर्थात कौटिल्य का मत है, इस तरह कहकर कौटिल्य नाम के लिए अपना अधिक पक्ष प्रदर्शित किया है। परंतु ये सर्वदा निर्विवाद है विष्णु गुप्त और कौटिल्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि विष्णुगुप्त अलग था और कौटिल्य अलग था, दोनों एक ही थे। फिर उत्तरकालीन मतलब उत्तरकालीन दंडी एक कवि होते हैं। इसे आचार्य विष्णुगुप्त नाम से विष्णुगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त नाम से यदि कहा है तो बाणभट्ट दंडी ने भी इसको आचार्य विष्णुगुप्त नाम दिया है। बाणभट्ट ने भी कौटिल्य नाम से पुकारा है। दोनों का कथन है कि इस आचार्य ने दंड नीति और अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि विष्णु पुराण इसके अलावा एक और हमने नीतिसार जो है नीतिसार नहीं यहाँ पर कर्म अ, हाँ, नीतिसार जो है कमंडक जिसके लेखक थे उसमें भी पाया, दंडी लेखक जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है बातें बताई। इसके अलावा जो है दंडी के अलावा कौन था? बाणभट्ट। इन सब ने कौटिल्य की बातों को बताया है अपने-अपने ग्रंथों के माध्यम से। पंचतंत्र में इसी आचार्य का नाम चाणक्य दिया गया है, तो पंचतंत्र की जो कथाएँ हैं बहुत शिक्षाप्रद कथाएँ हैं, उसमें भी आचार्य का नाम चाणक्य दिया गया है, जो अर्थशास्त्र का रचयिता है। कवि विशाख दत्त ने प्रणीत सुप्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में चाणक्य को भी कौटिल्य तथा कवि विष्णुगुप्त नाम से संबोधित किया है। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त कौन है? एक ही व्यक्ति हैं। कहते हैं कि अंतिम महाराज नंद योगानंद ने अपने मंत्री शकटार को श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को एकत्र करने के लिए कहा। अब यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि शकटार मतलब जो कि उनका मंत्री था नंद का अ, शकटार द्वारा पूर्व में किए गए किसी अपमान मतलब महाराजा नंद ने शकटार का अपमान किया था मतलब बहुत पहले कभी उसको उतनी बात चुभ गई होगी राजा को तो अब यहाँ पर एक शकटार क्या करता है उसी अपमान से पीड़ित होकर मतलब बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया था कुछ उसने इस तरह से कह दिया होगा तो उससे पीड़ित होकर उसने एक क्रोधी ब्राह्मण को ढूंढा शुरू किया, जो श्राद्ध में उपस्थित होकर राजा को अपने ब्रह्म तेज से भस्म कर दे। मतलब श्राप दे दे, इस तरह से उसने एक क्रोधी ब्राह्मण को ढूँढा। किसने? शकटार ने। और जो ये क्रोधी ब्राह्मण है, ये कोई नहीं, ये चाणक्य ही होते हैं। खोज करते हुए उन्हें एक क्रूर कृष्णकाय ब्राह्मण को देखा, जो किसी जंगल में कांटेदार झाड़ियों को काट रहा था और उनकी जड़ों में खट्टा दही डाल रहा था। शकटार द्वारा उनके कारण पूछे जाने पर उस ब्राह्मण ने कहा, इन झोपड़ियों के कांटों के चुभने से मेरे पिता का देहांत हुआ है, अतः मैं इनको क्या कर दूंगा? समूचा नष्ट कर दूंगा। इस क्रोधी ब्राह्मण को शकटार ने उपयुक्त निमंत्रण योग ब्राह्मण जाना और उसने ब्राह्मण और इसी ब्राह्मण को महाराजा नंद द्वारा आयोजित ब्रह्म भोज में उपस्थित करने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने इस आमंत्रण को साहस से स्वीकार कर लिया। नियत समय पर जब ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए उपस्थित हुआ तो मंत्री शकटार ने आदरपूर्व उसे सर्वप्रथम आसन पर विराजमान कर दिया।
ब्रह्मभोज प्रारंभ होने पर जब महाराज नंद ब्राह्मणों का दर्शन करने के लिए आए, तो सर्वप्रथम एक कुरूप कृष्णकाय मतलब बहुत काले थे ये चाणक्य जी। तो इनके रूप को देखकर भीषण व्यक्ति को देखकर अति क्रोधित हो गए। कौन? राजा नंद। और फिर कहने लगे, इस चंडाल को ब्रह्मभोज में क्यों लाया गया है? ब्राह्मण इस अपमान को सहन न कर सका और उसे भोजन छोड़कर तत्काल अपनी शिखा खोलते हुए ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश को समूल नष्ट करके अपने इस अपमान का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं शिखा बंधन ना करूंगा। इसी गर्जना करते हुए ब्राह्मण जो है ब्रह्म भोज से उठ कर बाहर चले जाते हैं। शक्तार अपनी इच्छा को पूर्ति होता देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात समझिए कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आप किसी से नाराज़ हैं और फिर उस नाराज़गी का आप भविष्य में किस प्रकार से जो है उसका बदला ले सकते हैं, तो आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। आगे है, इसी ब्राह्मण ने जो चाणक्य था अपनी मंत्र शक्ति द्वारा अकेले ही नंद राजाओं को नष्ट कर दिया। अब चूँकि मंत्र शक्ति ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने बहुत प्रयत्न किए होंगे, कई विफल भी रहे होंगे, लेकिन उसका जो लक्ष्य था, वो उस पर कायम रहा और अपनी जो है सफलता प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो स्वयं अपने पिता नंद द्वारा अपमानित होकर राज्य का अधिकार करने की चिंता में था, भारत के प्रथम सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत उस समय जनपदों में बटा हुआ था, मतलब पूरा जो भारत आज हमको दिखाई देता है, उस समय मौर्यों के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय या चाणक्य जी के समय भारत उस समय जो है जनपदों में बटा हुआ था, जिन पर छोटे-छोटे राजा लोग शासन करते थे। चाणक्य ने इन सबको मौर्य चंद्रगुप्त के अधीन किया और पहली बार भारत को एक साम्राज्य में संगठित किया। इसी साम्राज्य को चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक ने धर्म विजय द्वारा अफगानिस्तान से दक्षिण और बंगाल से काठियावाड़ तक क्या किया, अपने शासन को फैलाना शुरू कर दिया। इन्हीं मौर्य सम्राटों द्वारा वस्तुतः भारत का एक राष्ट्र रूप सर्वप्रथम विकसित हुआ, जिसका मूल श्रेय जो है इसी नीति वि, वि, विशारद कूटनीतिक दूरदृष्टा ब्राह्मण को है, जिसे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त नामों से कहा गया है। अर्थशास्त्र की रचना शासन विधि के रूप में प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के लिए की गई थी। अतः इनकी रचना का काल वही मानना उचित होगा जो सम्राट चंद्रगुप्त का काल था। पुरातत्ववेत्ताओं विद्वानों ने इस काल को 321 ईसा पूर्व से लेके यानी 321 बीसीई से लेके 296 ईसा पूर्व तक निश्चित किया। कई अन्य विद्वान भी हैं। सेंड्राकोटस जो यूनानी इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का ही पर्यायवाची है, तो सेंड्राकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया करते थे यूनानी जो लेखक हैं। इसके आधार पर निश्चित हुए और इस तिथि को स्वीकार नहीं करते हैं। इस अर्थशास्त्र का विषय क्या है? जैसा कि ऊपर हमने कहा है, इसका मुख्य विषय जो है शासन विधि अथवा शासन विज्ञान है। कौटिल्य येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य प्राधिकृति कृतः मतलब यहाँ पर संस्कृत में श्लोक दिया है, इसका अर्थ होता है, इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि आचार्य ने इसकी रचना राजनीतिक शास्त्र तथा विशेषतया शासन प्रबंध की विधि से के रूप में की है। अर्थशास्त्र की विषय सूची को देखने से जहाँ आमात्योत्पत्ति, मंत्राधिकार, दूत, प्राणिधि, अध्यक्ष, नियुक्ति, दंड, कर्म और षड्गुण समुद्देश्य, राज्य, राज्योऽह, व्यसन, चिंताः, बलोपादान, काल, स्कंदवार, निवेश, कूट युद्ध, मंत्र युद्ध इत्यादि विषयों का इसमें उल्लेख किया गया है। आगे है, ये सर्वथा प्रमाणित हो जाता है कि इसे आज कल कहे जाने वाले अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की पुस्तक कहना बिल्कुल भूल है।
तो बिल्कुल ये अर्थशास्त्र मतलब इसमें किसी भी रुपया, पैसा इन सब की बातें नहीं है, मेनली यहाँ पर बात है कि एक राजा को शासन कैसे चलाना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल अ राजनीतिक शास्त्र पर आधारित ये अर्थशास्त्र है। अब यहाँ पर प्रथम अधिकरण पहले अध्याय के प्रारंभ में ही स्वयं आचार्य ने दंड नीति नाम से सूचित किया है। शुक्राचार्य ने दंड नीति को इतना महत्वपूर्ण विद्या बतलाया कि इसमें अन्य सब विधाओं के अंतर्भाव मान लिया क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते देश शस्त्र चिंता प्रवर्ते की युक्ति के अनुसार शस्त्र द्वारा जो है सुशासित तथा सुरक्षित देश में ही वेद आदि अन्य शस्त्रों की चिंता या अनुशीलन हो सकता है। अतः दंड नीति को अन्य सब विधाओं की आधारभूत विधा के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है और वही दंड नीति जो है अर्थशास्त्र है, जिसे आजकल अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, यद्यपि यह शब्द पूर्णतया अर्थशास्त्र का घोतक नहीं है। कौटिल्य ने वार्ता के 3 अंग कहे हैं, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन। तो यहाँ वार्ता के 3 अंग हैं, कृषि है, वाणिज्य है, पशुपालन है, जिससे प्रायः वृत्ति या जीविका का उपार्जन किया जा सकता है। तो उपार्जन के उन्होंने 3 ही यहाँ पर जीविका अपनाने के लिए बोला गया है। एक तो कृषि या वाणिज्य यानी व्यापार या फिर पशुपालन। चूँकि उस समय जो है आज की तरह बहुत सारा आधुनिक चीज़ें नहीं थी, मोबाइल-वोबाइल ये सब नहीं था और जो भी चीज़ें थी वो यही थी। तो आजीविका के मुख्य साधन कौटिल्य ने क्या बताए हैं? कृषि बताए हैं, वाणिज्य बताए हैं, पशुपालन बताए हैं। मनु याज्ञवल्क्य आदि शास्त्रकारों ने भी इन तीनों अंगों वाले वार्ताशास्त्र को स्वीकार किया है। पीछे शुक्राचार्य ने इन बातों में कुसीद मतलब बैंकिंग को भी वृत्ति के साधन रूप में सम्मिलित कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि कुसीद किसके लिए यूज़ किया गया है, ये एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मिलती है। तो कुसीद बैंकिंग के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था उस समय, जो कि शुक्राचार्य ने वार्ता में कुसीद को भी साधन रूप में माना है। मतलब कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और एक होता था कुशील। इससे भी क्या है जीविका उपार्जन में उपयोगी था। तो ये किसने बताया है? शुक्राचार्य जी ने। आगे परंतु अर्थशास्त्र को सभी शास्त्रकारों ने दंड नीति, राजनीति तथा शासन विज्ञान के रूप में ही वर्णन किया है। अतः कौटिल्य अर्थशास्त्र को राजनीति की पुस्तक समझना ठीक ना होगा, ना कि संपत्ति शास्त्र की पुस्तक। वैसे इसमें कहीं-कहीं संपत्ति शास्त्र के धनो आदन, धनोपभोग तथा धन विनिमय, धन विभाजन आदि विषयों से भी प्रासंगिक चर्चा की गई है, लेकिन इसको बिल्कुल पूर्णतया अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। मतलब अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से निकल के आ रहा है उसका अर्थ वैसा नहीं है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण का प्रारंभिक वाचन इस संबंध में अधिक प्रकाश डालने वाला है। अब क्या है यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक दिया गया है। प्रत्यभ्यलाभे पालने च यवन्ति यवन्त्रार्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यः प्रस्तावितानि प्रायशः तानि संहृत्य एकमिदं मिदमर्थशास्त्रं कृतम्। अब यहाँ पर अर्थ समझिए इसका कि प्राचीन आचार्यों ने पृथ्वी जीतने और पालन के उपाय बतलाने वाले जितने अर्थशास्त्र लिखे हैं प्रायः उन सब का सार लेकर इस एक अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है। इस उद्धरण में अर्थशास्त्र के विषय को जहाँ स्पष्ट करता है कि यहाँ वहाँ इस सत्य को भी प्रकाशित करता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूर्व अनेक आचार्यों ने अर्थशास्त्र की रचनाएँ की, जिसका उद्देश्य पृथ्वी विजय और उसके पालन के उपायों का प्रतिपादन करना था। इन आचार्यों तथा उनके संप्रदायों के कुछ नामों का निर्देशन जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में किया गया है, यद्यपि उनकी कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं होती हैं। अब यहाँ पर
ये नाम निम्नलिखित थे: मानव मनु के अनुयायी, बृहस्पत्य बृहस्पति के अनुयायी, आशनस जो है उष्णा अथवा शुक्राचार्य के मतानुयायी, भारद्वाज यानी द्रोणाचार्य, विशालाक्ष, पराशर, पृशुन यानी कि नारद, कड़पंत यानी कि भीष्म, वातावधी यानी कि उद्धव और बहुदंती पुत्र यानी कि इंद्र। अर्थशास्त्र के इन 10 संप्रदायों के आचार्यों ने प्राय सभी के संबंध में कुछ न कुछ ज्ञात है, परंतु विशालाक्ष विशालाक्ष के बारे में बहुत कम परिचय प्राप्त होता है। इन नामों से यह तो अत्यंत स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के प्रति अनेक महान विद्वानों तथा दार्शनिकों का ध्यान गया और इस विषय पर एक उज्ज्वल साहित्य का निर्माण हुआ। आज यह साहित्य बिल्कुल लुप्त हो चुका है। अनेक विदेशी आक्रमणों और राज्य क्रांतियों ने के कारण इस साहित्य का नाम मात्र शेष रह गया है, परंतु जितना भी साहित्य बचा हुआ है वह एक विस्तृत अर्थशास्त्रीय परंपरा का संकेत करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है इन पूर्वाचार्यों के विभिन्न मतों का स्थान-स्थान पर संग्रह किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और उनके शासन संबंधी सिद्धांतों का विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। इस अर्थशास्त्र में एक ऐसी शासन पद्धति का विधान किया गया है जिसमें राजा या शासक प्रजा का कल्याण संपादन करने के लिए शासन करता है। राजा स्वेच्छाचारी होकर शासन नहीं कर सकता, उसे मंत्रिपरिषद की सहायता प्राप्त करके ही प्रजा पर शासन करना होता है। राज्य पुरोहित राजा पर अंकुश के समान है, जो धर्म मार्ग के च्युत होने पर राजा का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कर्तव्य पालन के लिए विवश कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैकाइवली और कौटिल्य दोनों राष्ट्र को सब कुछ समझते थे। वे राष्ट्र को मतलब एक तुलना करके बताई गई है। तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। इतना पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ना है वो पॉज़ करके भी पढ़ सकता है। आगे अब हम जाते हैं यहाँ पर उनके अध्याय के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रथम अधिकरण में कौन-सी बातें हैं, तो यहाँ पर शॉर्टकट में है, जिसको डिटेल में पढ़ना है वो किताब लेकर उसको डिटेल में पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना तो आउटलाइन आपको एक ब्लूप्रिंट समझ में आ ही जाएगा कि प्रथम अध्याय में कौन-कौन सी बातें दी गई हैं। चूँकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो आपको यही पूछा गया जाएगा कि कौन-सी चीज़ें अर्थशास्त्र में हैं और नहीं हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं यूजीसी नेट में पूछता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम अध्याय में क्या चीज़ें हैं। तो राज्य में अनुशासन की बात की गई है। सबसे पहले वही दंड नीति जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो दंड नीति राज्य में अनुशासन कैसे होगा, प्रथम अध्याय में दिया गया है। इसमें 4 विधाएँ एवं उनके उद्देश्य हैं। वृद्धों की संगति एवं जितेंद्रियता, मतलब जो अ, हमसे बड़े हैं, हमसे जो योग्य हैं, उनके साथ संगति करके इन सभी बातों को यहाँ पर बताया गया है। अमात्यों की नियुक्ति करना है, योग्यता एवं उनके कर्तव्यों, मतलब अमात्य की नियुक्ति करना, उनकी योग्यता क्या होगी, उनके कार्य क्या होंगे, इन सब की चर्चा की गई है। गुप्तचरों की नियुक्ति की गई है। राजदूतों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य बताए गए हैं। राजा के कर्तव्य एवं उनकी दिनचर्या बताई गई है, जिसमें कहा गया कि राजा कभी सोता नहीं था, किसी भी वक़्त जो है आके कोई भी कुछ मतलब पूछ सकता था या फिर उससे सलाह-मशवरा कर सकता था। इस तरह की बातें हैं। आगे है, अब हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय अध्याय में क्या है, तो राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति है। ग्राम को बसाना और उनकी व्यवस्था करना, दुर्गों और नगरों का निर्माण करना, समाहर्ता, गणनिक और सन्निधाता अध्यक्ष के कर्तव्य
पर्णाध्यक्ष, पौताध्यक्ष, शुक्लाध्यक्ष के कर्तव्य, शीताध्यक्ष, गोदाध्यक्ष और सूताध्यक्ष के कर्तव्य, सूताध्यक्ष, सुराध्यक्ष और गणिकाध्यक्ष के क्या-क्या कर्तव्य थे, क्या काम करते थे, इन सब की बातें यहाँ पर दी गई हैं। सेनाध्यक्ष हस्ती मतलब अश्व हो, हाथी हो, घोड़े हो और पैदल, इन सब के कर्तव्य क्या होने चाहिए। नगराध्यक्ष नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तृतीय अधिकरण की बात करें तो राज्य में कानून व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले उसने अनुशासन की बात की, दूसरे में उन्होंने बहुत सारे जो हैं अध्यक्ष को उन्होंने नियुक्त किया, उनके कार्यों को बताया। तीसरे में वो बता रहा है कि कानून व्यवस्था किस कानून व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, इनके बारे में बताया गया है। व्यवहार की स्थापना, विवाद लेखन, विवाह, स्त्री धन, अधिवेदिक। मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पर विवाह संबंधी और स्त्री धन से रिलेटेड अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आए हुए हैं। विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह, इन सब के बारे में भी यहाँ पर तृतीय अध्याय में बताया गया है। दाय भाग का कानून, ये भी बताया गया है। ऋण संबंधी, धरोहर, गिरवी आदि के कानून भी यहाँ पर बताए गए हैं। दास, कर्मकार और वेतन आदि के कानून भी बताए गए हैं। चतुर्थ अध्याय में क्या है, प्रजा पीड़कों पीड़कों से प्रजा की रक्षा, मतलब प्रजा को जो हानि पहुंचाते हैं उनसे किस प्रकार की रक्षा की जाती है। शिल्पियों से प्रजा की रक्षा, व्यापारियों से प्रजा की रक्षा, देवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा, अपराधियों आदि की पहचान करना, अपराधियों को दंड की व्यवस्था, राज्य कर्मचारियों पर नियंत्रण होना, ये पंचम अध्याय में बताए गए हैं। आयोग कर्मचारियों को दंड की व्यवस्था, कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था, राज्य कर्मचारियों के कर्तव्य। छठवें अध्याय में दिया गया है कि राज्य और सत्ता के 7 अंग बताए गए हैं। यहाँ पर राज्य सत्ता की 7 प्रकृति व अंग बताए गए हैं। आगे है कोष संग्रह के नियम और उपाय बताए गए हैं। दंड तथा मिट्ट बल का संग्रह बताया गया है। राज्यांगों की विपत्तियों सापेक्ष महत्व बताया गया है। राज्य संकटों का निवारण। 7वें अध्याय में राज्यों के षट गुणों की व्याख्या की गई है। षट गुणों का उनके उद्देश्य बताए गए हैं। संधि के निरूपण एवं उनके प्रकार बताए गए हैं। विग्रह और युद्ध का समय बताया गया है। आसान एवं चुप बैठना, ये भी बताया गया है। आन, यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान, संशय वृद्धि में लाभ, द्वंद्वी भाव नीति का प्रयोग। और 8वें में विजय यात्रा या सेना की व्यवस्था करना, विजय यात्रा की तैयारी करना, युद्ध में क्षय व्यय और लाभ का विचार करना, बाह्य अभ्यंतर विपत्तियों का विचार करना, सेना शिविर की योजना और सेना प्रस्थान, अस्त्र हस्ती रथ पदाति सेनाओं के काम करना, विजय और पराजय। और 9वें अध्याय में जो है कूटनीति की रचना है। टोटल 10 अध्याय हैं। कूट युद्ध अथवा मंत्र युद्ध, अति संधान द्वारा यानी छल द्वारा शत्रुनाश, भेद नीति द्वारा वश में करना, संघों को विजित देशों में विजेता का व्यवहार। 10वें शत्रुनाश के अद्भुत औपनिषद उपाय बताए हैं। शत्रुनाश के लिए विषैली औषधियों का प्रयोग, शत्रुनाश के लिए माया का प्रयोग और शत्रुनाश के लिए मंत्रों का प्रयोग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।